फ्यूचर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम मॉडर्न इंडिया का चैप्टर 5 जो कवर कर रहे हैं, इसमें इंडिपेंडेंस तक की कहानी ख़त्म कर देंगे। हमने कल जो लास्ट कॉन्सेप्ट छोड़ा वो यहाँ पर छोड़ा था कि 1924 से 28 के बीच में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई, उन डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट तो ये थी कि कांग्रेस का एक विंग ये कह रहा था कि हम अपनी पार्टी बना करके, स्वराजिस्ट पार्टी, हम अपनी पार्टी बना करके मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो चुनावों का अवसर दिया गया है, उनके माध्यम से चुनाव लड़के प्रोविंशियल लेवल पर जो काउंसिल्स इस्टेब्लिश होंगी उनमें एंटर करेंगे और अंदर से अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम उन लेजिस्लेचर्स में एंटर करके वहाँ पर सरकार की नीतियों की खंडन करेंगे तो मीडिया में छपेगा। हम सरकार के विरोध में कई तरह के कानून लाने के लिए बिल पेश करेंगे। हम जनता के हक में कई तरह के प्रावधान लाने के लिए बिल पेश करेंगे। इससे जनता को पता लगेगा कि जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में हों तो वो हमारे बेनिफिट में क्या क्या कर सकते हैं, और जब लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में अपने लोग हों तो एग्जीक्यूटिव पावर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि कोई नेगेटिव कंडक्ट भी कर रहा है तो लॉ मेकर्स उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो स्वराजिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस इस समय में ये मान रही थी कि हमें अंदर जा कर के अंदर से अंग्रेज़ों के शासन को कमज़ोर करना चाहिए, बाहर रह कर के स्पेक्टेटर की तरह सिर्फ देखना नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बायकॉट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाऊँगा। अभी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़रूरी है कि लोग ये सीख सकें कि एक्चुअल में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, नॉन वायलेंस का सिद्धांत उनके भीतर समाए। इसके लिए वो आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होने चाहिए, तभी वो बाहरी रूप में किसी पर हिंसा नहीं करेंगे और वो हिंसा को सह भी पाएंगे, उनमें इतनी सहन शक्ति पैदा हो जाएगी। और आप ये जानते हैं कि ये गांधी जी का दौर था, इसे हम गांधी नेरा के दौर में जानते हैं। जहाँ 1885 से 1905 तक के दौर को हम मॉडरेट कांग्रेस का फैक्शन का दौर मानते हैं, वहीं 1905 से 1920 तक के दौर को आप एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का दौर मान सकते हैं। लेकिन 1920s के आगे के दौर को आप गांधी नेरा के रूप में समझ सकते हैं। तो ये गांधी नेरा, और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि गांधी जी के द्वारा किया गया एक बड़ा अभियान रॉलेट सत्याग्रह था। रॉलेट सत्याग्रह था, क्लियर है ये कहानी। और रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आया था और रॉलेट सत्याग्रह के तहत ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये कब हुआ होगा, 1919 में। महीना कौन सा हो सकता है, अप्रैल, बैसाखी का समय था ये, वेरी गुड। और इसी 1919 में एक और मूवमेंट चली थी जो कि मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाई गई थी, खिलाफत मूवमेंट। चलाने वाले मेन लीडर थे अली ब्रदर्स और गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया था। खिलाफत मूवमेंट का मेन रीज़न क्या रहा होगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा तुर्की के खलीफा को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद उसके पदों से उपदस्थ कर दिया गया था, उतारा गया था और ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। खलीफा पूरे वर्ल्ड में रह रहे मुस्लिम्स को रिलीजियसली रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए भारतीय मुस्लिम इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफत कर रहे थे और इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने साथ दिया उनका, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इंस्टॉल हो सके और मुस्लिम आगे असहयोग आंदोलन में भारतीयों का साथ दें। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरह से चलाया गया और उसके तहत फिर बाद में उसे जब ख़त्म किया गया तो वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम ये जो है इसे फिल किया गया फिर किसी के द्वारा और हमने देखा कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू हुई। यही वो समय है जिस समय में रशिया में हुए 1917 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के फलस्वरूप भारत में भी सोशलिस्ट थॉट्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हुए। सोशलिज़म का प्रसार भारत में भी होना शुरू हुआ और भारत में लेफ़्ट फ्रंट एक्टिवेट होने शुरू हुए। एम.एन. रॉय, डांगे, ये महत्वपूर्ण शख्सियतें थीं लेफ़्ट फ्रंट की। सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत एम.एन. रॉय है, जिन्हें हम मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा भारत में लेफ़्ट मूवमेंट स्ट्रॉन्ग की जा रही है। लेफ़्ट रेवोल्यूशनरी तरीक़ों में बिलीव करते थे, ये बहुत ही स्विफ्ट यानी कि बहुत ही क्विक यानी कि रेवोल्यूशनरी मैनर में, और बहुत ही रेडिकल चेंजेस को सपोर्ट करते थे।
तो बहुत ही क्विक एंड बहुत ही रेडिकल द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम में बिलीव करते थे। तो एक तरफ लेफ़्ट थॉट चल रहा है भारत में 1900 2022 ऑनवर्ड, ये थॉट भारत में ये वेव है। कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी के रूप में सरकार के ही दिए गए कानून के माध्यम से चुनावों के ज़रिए कानून बनाने वाली संस्थाओं में एंटर करके अंदर से क्रिटिसिज्म की पॉलिसी फॉलो करके लेजिस्लेचर्स को ना चलने देने की नीति, ऑब्स्ट्रक्ट करना हर रोज़, इनके माध्यम से कमज़ोर करना चाहते हैं अंग्रेज़ों को। और दूसरी तरफ इंडिविजुअल हीरोइज़म के दौर फिर से नज़र आएंगे आपको। मैंने आपको बताया कि नए हीरोज़ उभर करके आएंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, लहिरी, ये सारे उभर करके आएंगे इस समय में। और नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA अपने काम कंडक्ट करेंगी। धन लूटा जाएगा रेलगाड़ियों को रोक करके, उससे असला बारूद खरीदने की कोशिशें होंगी और सरकार के जो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस की लाइन्स हैं उन्हें सैबोटेज किया जाएगा। सरकार के अफसरों को जिनके द्वारा किसी भी तरह की एट्रॉसिटीज़ कमिट की गई हैं उन्हें ख़त्म करने के प्लान बनाए जाएंगे। ये ज़रूरत पड़ने पर अपने लीडर्स की सपोर्ट भी करते थे, जैसे साइमन कमीशन के आने पर इन्होंने लाला लाजपत राय का समर्थन भी किया था और पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल थे। वो बात अलग है कि बाद में लाठीचार्ज किया पुलिस ने और लाला लाजपत राय उस लाठीचार्ज में ख़त्म हुए और फिर उसका भी नतीजा एक वायलेंट एक्शन में ही निकला जिसका रिवेंज भगत सिंह ने लिया था। ओके, तो इस दौरान आपको कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ देखने को मिलेंगी, चाहे वो काकोरी में रेलगाड़ी लूटने की बात हो, चाहे वो लाहौर के तहत कॉन्स्पिरेसी हो क्योंकि असेंबली के अंदर आपने बम फोड़ा अपनी बात सुनाने के लिए, भगत सिंह के द्वारा ये किया गया था। कुल मिलाकर के ये दौर इस तरह का रहेगा कि ब्रिटिशर्स इस समय एक तरफ लेफ़्ट वेव को डील करेंगे, कांग्रेस की स्वराजिस्ट पार्टी को डील करेंगे, एक तरफ रेवोल्यूशनरीज़ की वेव है, 3 वेव नज़र आ रही, और गांधी जी ग्रामीण स्तर पर अब ग्राम स्तर पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं, अनटचेबिलिटी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने को लेकर के लोगों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबक सिखा रहे हैं। तो जो चीज़ें भारत को कमज़ोर करती हैं उन चीज़ों को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे वर्क हो रहा है, आत्मनिर्भरता जैसे कि स्वदेशी की ओर ले जा रहे हैं लोगों को, डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के विषय में काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत होगा, ये सब चल रहा है। ऐसे में ये माना गया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया है इसकी इवैल्यूएशन और असेसमेंट करने के लिए कमीशन आएगा। वो कमीशन आया और वो इंडियंस के बिना इंक्लूजन के बना हुआ कमीशन था, उसमें इंडियंस नहीं रिफ्लेक्ट होते थे। और ऐसा कमीशन जो उस कानून की समीक्षा करेगा जिससे आगे भारत में नई किश्त आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, जिसमें भारतीय शामिल ना हो तो वो समीक्षा कैसी करेगा। इसका भारत में जगह जगह पर विरोध हुआ, जहाँ जहाँ भी ये कमीशन गया। ये ऑल वाइट कमीशन था, ये साइमन कमीशन था। इसका जब विरोध हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को चैलेंज दिया गया कि आप में अगर सामर्थ्य है तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करिए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, यानी कि भारत में रह रही जितनी भी पार्टीज़ हैं या जितने भी विंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, उन सभी को सेटिस्फाई करता हुआ आप एक कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए जो सबको स्वीकार्य हो। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। मोतीलाल नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसे मोतीलाल नेहरू के तहत दी गई नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। 1928 में आई ये नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट में मुख्यतः कुछ चीज़ें थी और वो यही थी कि जो देश होगा उसमें स्कीम ये होगी कि वो एक डिक्लेयर्ड फेडरल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट और यूनियन यानी कि सेंटर और स्टेट्स दोनों इक्वल फुटिंग पे होंगे। भारत एक यूनियन ऑफ द स्टेट्स का कैरेक्टर रखेगा, वो अमेरिका की तरह एक फेडरल कॉन्सेप्ट के तहत डेवलप नहीं होगा। भारत इस चीज़ का आउटकम नहीं होगा कि राज्य आपस में एक साथ आए, उनमें अग्रीमेंट हुआ और एक देश का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है। एक देश है और वो देश के भीतर राज्य हैं, उन राज्यों के तहत देश पहचाना जाता है, लेकिन वो राज्य एकत्रित हैं क्योंकि देश का संरक्षण है। तो वह इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स के रूप में उभरेगा और उसी के तहत ये कहा गया कि स्टेट लिस्ट होगी जिसमें
स्टेट्स को पावर मिलेंगी कि वो अपने लॉज बना सकें। एक यूनियन लिस्ट होगी जिसमें यूनियन को शक्तियाँ मिलेंगी कि वो अपने लॉज बना सकें, और एक लिस्ट ऐसी भी होगी जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों अपने कानून बना सकें। लेकिन जो इसके अलावा बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, रेजिडरी पावर, वो स्टेट के पास नहीं होंगी, वो सेंटर के पास होंगी। अगर ऐसे में किसी को ये ख़तरा है कि देश में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश समावेशी होगा। इसी तरह से माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए हम कई तरह के सेफगार्ड्स देंगे। तो डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड्स के वाया सेटल करने की कोशिश की गई। लेकिन जिन्ना इसके विरोध में थे वो कह रहे थे कि सेफगार्ड्स नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप रेजिडरी पावर्स स्टेट्स को दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ सेंटर के पास 3 से 4 मुद्दे रहें, कम्युनिकेशन सेंटर मैनेज करे, बॉर्डर सिक्योरिटी डिफेंस सेंटर का हो, एक्सटर्नल अफेयर्स सेंटर मैनेज कर ले, करेंसी सेंटर मैनेज कर ले, दैट्स इट। रेस्ट ऑल द इश्यूज़ जो हैं वो स्टेट के पास होने चाहिए और रेजिडरी मैटर्स स्टेट के पास हों। माइनॉरिटी अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएगी, सेफगार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे देंगे और 4 से 5 लार्जर इश्यूज़ को छोड़ के बाकी सब स्टेट लिस्ट का पार्ट होंगे और रेजिडरी पावर्स भी स्टेट ही के पास होंगी, देयर इज़ नो नीड ऑफ सेफगार्ड्स, दैट्स इट। लेकिन ये माना नहीं जा सकता था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। उस समय में ऐसा कांग्रेस के नेता मानते थे कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये स्टोरी चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट दी, जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम पेश कर दिया। दोनों में लेकर के एक टकराव बना रहा। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता रहा कि आप टकराव की परिस्थिति में हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव आप दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड में भारतीय परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए और भारत को आगे किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशंस दिए जाएं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड होंगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में सभी को बुलाया जाएगा कि सभी शामिल हो सकते हैं, सभी पार्टीज़ आएँ। शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कांग्रेस उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बहिष्कार करेगी। क्लियर है ये बात? जहाँ एक तरफ विदेशों में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ समीकरण बनेंगे, वो समझ लीजिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब आई, उस रिपोर्ट को लेकर के सभी में सहमति नहीं बनी, तो फिर नेहरू इस चैलेंज में चूक गए कि वो अंग्रेज़ों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे सकें जिसके साथ सभी सहमत हैं। ये नहीं हो पाया, जिन्ना ने अपना प्रोग्राम दे दिया। तो फिर अब आगे का रास्ता क्या? तो 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में सेशन किया, और जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ 1929 का, तो इस सेशन में कांग्रेस ने टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम रूल मूवमेंट ने स्वराज्य की बात की। उन्होंने कहा कि भाई सेल्फ रूल की बात करो, ताकि कांग्रेस को एक वेल डिफाइंड गोल तो मिले कि हमें चलना किस दिशा में है। उसके बाद ये जिम्मेदारी हमारे रेवोल्यूशनरियों पर थी। आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसका क्रेडिट दे सकते हैं। उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस की बात की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और बाद में ये कांग्रेस का भी एजेंडा बन गया। तो कांग्रेस ने भी फिर 1925-26 में रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा दी गई ये लाइन कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, उससे कम में हम कहीं भी सेटल नहीं होंगे, इसे अपना लिया। और लाहौर सेशन जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर में सेशन होल्ड हुआ, उसमें टोटल इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज, और पूरे देश भर में इसे फैलाना है। तो नवंबर-दिसंबर की ये घटना है, पर्टिकुलर दिसंबर। उसके बाद जनवरी का समा लगा, देश भर के लोगों तक इस विचार को ले जाया गया कि पूर्ण स्वराज अब हमारा नारा है, और उसके लिए कुछ दिन तो लगेंगे। और इसलिए फिर फाइनली 26 जनवरी 1930 एक ऐसा दिन माना गया कि जब लोगों के तक ये मांग अच्छी तरह से पहुंच जाएगी, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगी। क्योंकि 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, यही कारण है कि आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को ही हमने संविधान लागू किया देश पे। हमने जिस दिन पूर्ण स्वराज्य का हमने जिस दिन पूर्ण स्वराज्य का दिवस मनाया, हमने उसी दिन को गणराज्य के रूप में चुना। 26 जनवरी 1950 हमारे रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाता है।
गणराज्य दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया गया। सरकार इस चीज़ से सहमत नहीं थी, अंग्रेज़ इस चीज़ से सहमत नहीं थे, और अब ये ज़रूरी था कि गांधी जी कैंपेन करें, देश भर में फिर से एक मूवमेंट क्रिएट हो। इस चीज़ का अब आरंभ किया जाएगा। अप्रैल, और मुझे लगता है 6 अप्रैल का ही डेट रहा, 6 अप्रैल नहीं, मार्च 1930 गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च का आरंभ किया जाएगा। इसे आप साल्ट सत्याग्रह के रूप में मान सकते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए, यानी कि देशवासियों को कमज़ोर करने के लिए कई तरह के हरासमेंट रिलेटेड टैक्सेस लगाए जाते थे, लेकिन इस बार उनके द्वारा नमक बनाने पर भी एक कर लगा दिया गया। नमक पर जब कर लगाया गया तो ऐसा माना गया गांधी जी के द्वारा कि ये एक तरह से पोल टैक्स लगाने जैसी चीज़ है, यानी कि आपने एक ऐसा टैक्स लगा दिया जो जाति, धर्म, क्षेत्र से भी परे चला जाता है, क्योंकि खाना कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, ग्रुप कोई भी हो, हर कोई जो है वो नमक तो कंज्यूम करता ही है। तो आपने पोल टैक्स लगा दिया। पोल टैक्स मतलब पर पर्सन टैक्स, और ये ठीक नहीं। फिर गांधी जी ने नमक को ही एक मुद्दे के रूप में इसलिए भी चुना कि नमक ऐसी चीज़ थी जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के मुद्दों से ऊपर था। नमक के नाम पर हर कोई जुड़ेगा। फिर नमक हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता था। आप हमेशा से ये बात सुनते हैं कि मैं नमक हलाल आदमी हूँ, नमक हरामी नहीं, फिर तुमने मेरा नमक खाया है। इस तरह की चीज़ें हमेशा से रही हैं। तो इसलिए साल्ट सत्याग्रह कहिए या दांडी यात्रा कह लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण यात्रा हुई। बड़े पैमाने पर लोगों का इसे समर्थन मिला। ये लंबी चली है, 1934 तक चली है, फेज्ड मैनर में। बीच बीच में ये रोकनी भी पड़ी और फिर चलती रही। इसी समय में साइमल्टेनियसली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी विदेश में। भारत में दांडी मार्च चल रही है, लोगों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। अंग्रेज़ों के उत्पीड़न से भरे शासन के विरुद्ध जगह जगह पर स्टर की जा रही हैं मूवमेंट्स, और अंग्रेज़ों के द्वारा ये माना गया कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है तो कोई पर्पज़ नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड करने का, क्योंकि हम भारत से जुड़ी हुई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत के एक बड़े वर्ग को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। अगर कांग्रेस ही इन सेटलमेंट्स में इंगेज नहीं होगी तो हम सेटलमेंट्स फिर किन के साथ कर रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि हम अगर कोई कंक्लूजन दे भी देंगे, ऑफ़ कर दीजिए इसी, हम अगर कोई सेटलमेंट दे भी देंगे तो कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करेगी, और कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी तो एक बड़ा सारा जनमानस उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यूज़लेस हैं। फाइनली सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिटेल में यहाँ पर जिक्र नहीं, हमें उसकी बारीकियों में भी नहीं जाना। ले दे कर के कहानी इस बात पर सिमटी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कंक्लूजन्स नहीं निकल पाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के 3 राउंड हुए, लेकिन उन 3 राउंड्स में जो भी डिस्कशंस, चाहे वो अंबेडकर ने अपना पक्ष रखा, चाहे गांधी ने अपना पक्ष रखा, यानी कि कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, चाहे और दूसरी मुस्लिम पार्टियों ने अपना पक्ष रखा, ले दे कर के ये है कि सहमति नहीं बन पाई कि देश में किस तरह के रिफॉर्म्स आएँ। फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से कंडक्ट हुई, उसके दौरान क्या फाइंडिंग्स निकली, इसके लिए ब्रिटिशर्स के अपने कमीशन ने एक रिपोर्ट फाइल की, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर यह तय किया गया कि गवर्नमेंट अगला सेट ऑफ रिफॉर्म्स इंडिया में लेकर के आएगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहलाएगा। अब बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की थी। अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्त रिप्रेसिव साइकिल चलाने की वजह से 1934 में फाइनली दांडी यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसका आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो गांधी जी का पहला सबसे सफल अभियान चंपारण, गांधी जी का देशव्यापी स्तर पर एक बड़ा अभियान रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद कांग्रेस के साथ जुड़ करके एक बड़ा अभियान नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन। ये सारा समय आपको याद रखना है, 1919, 1920, 21 और उसके बाद 1930-31 से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कहानी अब इससे आगे बढ़ती है। जब रिप्रेशन हो गया अंग्रेज़ों के द्वारा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ब्रेक हुआ, उस स्तर पर नतीजे नहीं प्राप्त हो पाए। 1934 वाले फेज़ में कहीं कहीं पर हिंसक चीज़ें भी उभरने लगीं।
जब लगने लगा कि हर कोई अपने क्षेत्रीय आधार पर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लेवल पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैप्चर कर चुका है, तो इसे बंद करना ही बेहतर समझा गया, इसे ख़त्म किया गया। लेकिन इसके अंत के साथ ही इस समय में कांग्रेस के अंदर भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी स्ट्रांगली पेनिट्रेट कर गई। कांग्रेस के अंदर स्ट्रांगली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पेनिट्रेट कर गई। 1920s ऑनवर्ड्स लेफ़्ट पार्टियां तो देश भर में सोशलिस्ट एजेंडा लेकर के चल रही थीं, लेकिन कांग्रेस को भी अब ये समझ आने लगा था कि जब तक हम सोशलिस्ट एजेंडे कांग्रेस का एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी नहीं बनाते हैं, तब तक एक बड़ा वर्ग इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, इनका समर्थन हमारे साथ नहीं और हम इनको रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि इस समय में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कांग्रेस के अंदर एंटर करती है। इसके मेन कैटलिस्ट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस का सोशलिस्ट विंग डेवलप होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट फैक्शन है वो। इनके तहत अब कांग्रेस के अंदर एग्रीकल्चरल लेबरर, इंडस्ट्रियल वर्कर की भी बात आगे बढ़ाने की कहानी 1934 ऑनवर्ड्स ये चीज़ आप देखेंगे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि देश के स्तर पर एक फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड होगी। इसके पहले नेशनल लेवल गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरे देश की व्यवस्था करती है, उस स्तर पर इंडियंस के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाने की कोई बात नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये था कि प्रोविंशियल लेवल पर आपको हम गवर्नमेंट में एक तरह की ऑटोनॉमस मैनर में इंडक्ट कर रहे हैं और वो डायरकी के वाया करेंगे, द्वैत शासन, गवर्नर विद द इलेक्टेड पीपल, गवर्नर विद द काउंसलर्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ कि प्रोविंसेस से डायरकी ख़त्म कर देंगे, यानी कि गवर्नर जो होगा वो सिंपली विद द इलेक्टेड पीपल ही काम करेगा, गवर्नर विद द काउंसलर काम नहीं करेगा, वो ख़त्म। तो मतलब देश की जनता को ज़्यादा अधिकार, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर अब देश की जनता के द्वारा वोट डालने पर जो मेंबर चुने होंगे वो उस स्टेट की लेजिस्लेचर में बैठेंगे और वही लोग अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त गवर्नर के साथ मिल करके उस राज्य के लिए कानून बनाएंगे। हाई बात समझ में, सिंपल क्लियर हुआ। और उन्हीं लोगों में से लोग निकल करके आएंगे जो मंत्रालय में मिनिस्ट्री होल्ड करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही कानून बनाएंगे लेजिस्लेचर के अंदर। जनता ही के द्वारा चुने गए इन लेजिस्लेटर्स में से सरकार बनाने के लिए व्यक्ति चुने जाएंगे। तो प्रोविंशियल लेवल पर द्वैत शासन ख़त्म करके, डायरकी ख़त्म करके एक हद तक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी। ये 1935 के एक्ट ने किया। लेकिन वही डायरकी जो स्टेट में ख़त्म की, यानी कि प्रोविंसेस में ख़त्म की, उसे उठा करके सेंटर में लागू कर दिया कि सेंटर में भी आपको एक बार में ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, डायरकी लागू होगी। गवर्नर विद द नॉमिनेटेड मेंबर, द काउंसलर्स, एंड गवर्नर विद द इलेक्टेड मेंबर। यहाँ पर गवर्नर कौन है? द गवर्नर जनरल। ये सेंटर में होगा। इसी तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स का बंटवारा हुआ, सारी डिटेलिंग हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन इस एक्ट का जो फेडरल पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, वो कभी भी प्रभावी नहीं हो पाया। इस एक्ट के तहत जो फेडरल फीचर्स थे वो कभी भी प्रभावी नहीं हुए, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोविंशियल फीचर्स ही प्रभावी हुए। शुरुआत में कांग्रेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बहिष्कार किया, लेकिन अंततः कांग्रेस ने फिर यह डिसाइड किया कि इसके तहत जो क्षेत्रीय चुनाव होंगे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक देश में चुनाव होते हैं। कुल 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस के चुनाव कांग्रेस जीतती है। इस समय में फ्रेंचाइज बहुत कम था, मैंने बताया था सिर्फ 14% ही टोटल वोटर था, सिर्फ 14% वोटर चाहे कम था, लेकिन कांग्रेस सभी की वॉइसेस रिफ्लेक्ट करती थी। कांग्रेस के एक बड़े ही जीत, 7 प्रोविंसेस में जीत ने ये सिद्ध भी कर दिया था कि कांग्रेस देश की वॉइस है, कांग्रेस देश के लोगों का एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्लेयर बनती है, कांग्रेस का एक अच्छा खासा स्टेक है देश के अंदर। अगर कल को ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है, उसमें कांग्रेस का स्टेक बड़ा रहेगा। ब्रिटिशर्स को जब सत्ता हस्तांतरित करनी है, देश के लोगों को इंडिया की पावर ट्रांसफ़र करनी है, कांग्रेस उसका एक मेन रिसीविंग प्लेयर बन सकता है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ। ओके, तो 1937 के चुनावों ने कांग्रेस के सरकारों को राज्यों के स्तर पर काम करने का अवसर दिया। आप इसे कह दीजिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हुई, पॉपुलर गवर्नमेंट्स ने काम करना शुरू किया, लोगों को बदलाव नज़र आने शुरू हो गए, चीज़ें बदलने लगीं, चाहे वो निर्माण के काम हो, चाहे वर्कर या एग्रीकल्चर लेबरर के हितों में होने वाले काम हों, चाहे उनके क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकारों के नए संकल्प हों,
कांग्रेस के सेशंस लगातार होल्ड हो रहे थे और उन सेशंस में लगातार सोशलिस्ट फ्रंट, कांग्रेस के भीतर का सोशलिस्ट फ्रंट लेबरर और वर्कर के हितों की बात रखते चला जा रहा था और ऐसे में राज्यों के स्तर पर इन बातों का क्रियान्वयन भी हो रहा था। तो लोगों को परिवर्तन दिखा कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैसी होती है, हमारा उस पर एक कंट्रोल होता है, वो एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करती है, ना कि पुलिस स्टेट, वो पावर के दम पर चलाना नहीं चाहती है। ये चीज़ें दिखी पर समय कम मिला 1937 से 1939, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार का ब्रेकआउट हो जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। इस समय के दौरान 1934 में कांग्रेस से रिटायर कर गए गांधी जी, एक्टिव पार्टिसिपेशन सारी चीज़ों से रिटायर कर गए और वो अपना पूरी तरह से अनटचेबल्स, डिप्रेस्ड क्लासेस के क्षेत्र में काम करना आरंभ हो गए। उन्होंने अपना बीड़ा उठाया कि मैं इसी क्षेत्र में काम करूंगा, जिनको वो हरिजन कह के पुकारा करते थे, अवर्ण क्लासेस जिन्हें हम आउटकास्ट कह के पुकारते हैं, जिन्हें आप दलित भी कह देते हैं, कि इनके हितों में मैं काम करूंगा। हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना हुई इस समय के दौरान, तो वो इसके तहत फिर अपना काम करते रहे। उन्होंने अखबार हरिजन भी निकाला, चीज़ें आगे बढ़ती गई। गांधी जी पॉलिटिक्स से चले गए या गांधी जी इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं रहेंगे, अब ऐसा नहीं है। गांधी जी कांग्रेस के कार्यों में, उनकी प्रक्रियाओं में से रिटायर हो गए, हस्तक्षेप नहीं है अब, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 1939 में ब्रेकआउट हो गया वर्ल्ड वार 2 का। कांग्रेस का यहाँ पर ये कहना था कि आप अगर हमें ये वादा करते हैं कि आप हमें स्वतंत्रता देंगे, पहली चीज़, और हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और एक स्वतंत्र भारत उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमें स्वतंत्रता दे दें और हम यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके देश के बने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज़ के अकॉर्डिंग इंडिया में गवर्नमेंट चलाएं। पहली बात तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारा एक संविधान बनेगा, हमारे देश का बनेगा, लेकिन आप लोग बनाएंगे, हम लोग उसे बनाएंगे। तीसरी चीज़, ऐसा नहीं होगा कि आपके द्वारा चुने हुए लोगों की एक सभा उस संविधान को बनाएगी, देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सभा उस संविधान को बनाएगी। ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। मतलब भारत ये चाहता था कि वो एक संप्रभु राष्ट्र बने, वो कोई डोमिनियन स्टेचर ना ले जाए, वो किसी के अधीनस्थ राज्य ना हो जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ये वायदा पूरा करने को तैयार नहीं थे। 1939 का ये संकल्प था कि अगर ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि भारतीय वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ों का साथ दें, तो उसके लिए ये वादा करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस देश को ये आह्वान दे देगी कि भारत अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे रहा वर्ल्ड वार 2 में। अंग्रेज़ इस चीज़ के लिए नहीं माने, तो कांग्रेस ने भी वर्ल्ड वार 2 का बॉयकॉट किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, भारतीय साथ नहीं देंगे। अंग्रेज़ों को इस चीज़ में आगे जाकर के समस्याएं फेस होनी शुरू हो गई, क्योंकि जर्मनी तेज़ी से जापान के साथ सेटिंग करके भारत को ईस्टर्न साइड से घेरने के लिए आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज़ों को ये दिखता था कि हमें भारतीयों का साथ चाहिए, क्योंकि ऊपर से रूस भारत में लेफ़्ट फ्रंट को एक्टिवेट कर रहा था कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर किया जाए। वो बात अलग है कि जर्मनी के आक्रमणों के बाद रूस एंटर कर जाएगा और वो एक तरह से ब्रिटिशर्स की तरफ से ही लड़ेगा, अलायंस ऐसा ही बनेगा। लेकिन शुरुआत में रशिया के ये मंसूबे नहीं थे, उसके मंसूबे हमेशा से यही रहे थे कि हम कैसे यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दें, यानी कि कैपिटलिस्टों को सोशलिस्ट कैसे खदेड़ दें। तो ये सोशलिस्ट बनाम कैपिटलिस्ट वार भी चलती रहती थी और भारत के लेफ़्ट फ्रंट को अंग्रेज सस्पिशियसली देखते थे कि ये रशिया के एजेंडे को फुलफ़िल करने वाले पर्सन हैं इंडिया के अंदर। इसलिए उनका झुकाव हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा, क्योंकि वो लेफ़्ट के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो रेवोल्यूशनरियों के साथ नहीं जाना चाहते थे। उनका फेवर हमेशा इसी बात को रहा कि हम कांग्रेस के साथ जाते हैं। कांग्रेस इज़ अ मॉडरेट सिस्टम, लॉजिक्स पे चलती है और वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं चल रही हमें खदेड़ने के लिए। उसका उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा क्लियर है कि उसे भारत आज़ाद कराना, ये एक अलग चीज़ है। ये तो यहाँ तक की परिस्थिति है 1939। भारत का साथ मिल जाए, कांग्रेस का साथ मिल जाए, उसके लिए 1940 अगस्त में गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफ़र दिया गया, इसे अगस्त ऑफ़र कहते हैं। जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम चाहते थे, जिस तरह के उसके चुनाव चाहते थे, ये सब शर्तें अब लगातार कई चीज़ें आएंगी इसके तहत मानी नहीं जाएंगी। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगस्त ऑफ़र के तहत कुछ चीज़ें ऐसी ऑफ़र की